जो डिस्कशन किया था भारत की नदियों के बारे में, जो अफवाह तंत्र हैं, उसमें स्पेशली हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, आज हम लोगों का जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा सिंधु नदी प्रणाली, यानी सिंधु नदी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो शुरू करेंगे सिंधु नदी प्रणाली के बारे में, तो ये आपकी सिंधु नदी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल होता है, यानी कि वो जहां से निकलती है वह उसका स्थान क्या है। ठीक है, तो जहां से भी आपका सिंधु नदी निकलती है उसका स्थान का नाम है मानसरोवर। अधिकतर करके जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है वह आपका यही ऑप्शन देता है, मानसरोवर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल में यह कहां से निकलती है आपका, तो यह सिंधु नदी जो है वह मानसरोवर, जो कि आपका कहां पे है, तिब्बत चाइना में, वहां से की एक नदी है। ठीक है, नदी या फिर कह सकते हैं कि झील, जो मानसरोवर झील है, इसको हम लोग झील भी कह सकते हैं, नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ के सिंगी खम्बान ग्लेशियर, ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोग, उस ग्लेशियर क्या नाम है, सिंगी सिंगी खम्बान ग्लेशियर नाम है इसका। ठीक है, ये यहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यहीं से आप लोग मान सकते हैं कि यह इसकी शुरुआत होती है। मानसरोवर से आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर आपका ऑप्शन में मानसरोवर नहीं दिया है और सिंगी खम्बान ग्लेशियर दिया है तो भी आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अधिकतर जो परीक्षाएं होती हैं इसमें अधिकतर आपके जो ऑप्शन होते हैं वो मानसरोवर होते हैं, तो मानसरोवर को मत भूलिएगा आप लोग। और आपका जो एक्चुअल में निकलती है, यह कहां से सिंधु नदी निकलती है, तो यह मानसरोवर जो कि तिब्बत आपका चाइना में नदी के सिंगी खम्बान ग्लेशियर से यह निकलती है। यहाँ पे इसका उद्गम हम बात जान लिए कि कहां से निकलती है। अब हम जानेंगे कि ये कहां पर गिरती है, मतलब जब निकलती है तो गिरेगी भी कहीं ना कहीं, यानी जो गिरता है उसे, यानी कि जो नदी गिरती है जहां से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड आप लोग को मालूम होना चाहिए। जहां से यह निकलेगी, निकलती है, उसको हम लोग उद्गम कहते हैं। ठीक है, ये आपको टर्म मिल जाएगा उद्गम। हाँ, उद्गम। और जहां पे ये गिरती है, ठीक है, जहां पे यह गिरती है उसे हम लोग मुहाना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसका मुहाना कहां पे है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुहाना इसका है आपका, यह आपका पाकिस्तान के पूर्व, जो पूर्वी भाग है वहां पे यह गिरती है। और पाकिस्तान में कहां पे, तो यह कराची में। ठीक है, पाकिस्तान के कराची में, पाकिस्तान, हाँ, कराची में पाकिस्तान। ठीक, तो यह पाकिस्तान में जाकर गिरती है। और पाकिस्तान में जब यह गिरती है तो यहाँ पे आपको दो चीजें मैंने बताया, पहले कि यह इसका उद्गम स्थल कहाँ पे, मानसरोवर, और ये गिरती कहाँ पे है, तो पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कहाँ पे, तो यह कराची से के पूर्वी जो इलाका है वहां पे यह गिरती है। क्लियर बात है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका ये सॉरी यहाँ पे सिंधु नदी है, इसका अगर हम बात करें कि पूरा इसका जो अफवाह तंत्र, यानी कि कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, तो इसका जो फैलाव है वह 11,65,000, ठीक है, 65,000 है। ठीक है, 65,000 वर्ग किमी में है, समझ गए, यानी कि 11,65,000 वर्ग किमी में इसका पूरा का पूरा फैलाव है। किसका है, सिंधु घाटी, सॉरी सिंधु नदी का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका फैलाव के बारे में आपसे नहीं पूछता है, बल्कि आपसे पूछता है क्या है कि इसकी लंबाई कितनी है। और इसकी लंबाई स्पेशली कहां पूछता है, तो भारत में, क्योंकि अगर हम बात करें जो सिंधु नदी है वह 3 देशों में फैली हुई है। ठीक है, किन कौन कौन देशों में, 3 देशों में यह फैली हुई है। पहला आपका भारत हो गया, दूसरा आपका पाकिस्तान हो गया, और तीसरा आपका तिब्बत, जो कि आपका चाइना में हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्या आपका है, तिब्बत, जिसको हम लोग चाइना कहते हैं। तो ये आपका चीन। इस प्रकार से यह 3 देशों में फैला हुआ है। तो जिसमें हम लोग यहाँ पे स्पेशली आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत से संबंधित, कि भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, इसमें भी आपका कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि भारत की जो लंबाई यहाँ पे बताया गया है वह दो बताया गया है। पहला बताया गया 2800 किलोमीटर, ठीक है, 2800 किलोमीटर, और दूसरा जो बताया गया वो 3200 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम ऑथेंटिक की बात करें तो हम एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं हमेशा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो हम एनसीईआरटी को यहां पर लेके चलते हैं कि एनसीईआरटी जो बोलता है वही हम लोग का सत्य होता है। तो आपका 2800 जो किलोमीटर है वो आपका ऑप्शन में सही रहेगा, अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए रहेंगे तो। अगर कोई भी एक ऑप्शन में दिया रहेगा और इसमें से अन्य ऑप्शन रहेंगे तो आप इन दोनों में से कोई भी रहेगा उसको टिक लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो भारत यहाँ पे सिंधु नदी है उसका जो विस्तार है वह 3 देशों में है। तो इसमें आपका 3 देश में आपका अगर बात करें यहाँ पे,
चलिए यहाँ पे भारत पहला जो आपका है वह किस में आपका है, तो वह आपका भारत में है। ठीक है, पहला आपका कहाँ पे, भारत में है। और दूसरा जो है वह आपका कहाँ पे, तिब्बत में है। और तीसरा जो आपका है वह पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका जो भाग है, पूरा भाग जो है कितना भारत में है, तो इसका जो विस्तार है सिंधु नदी का, वह भारत तिब्बत में 7% यानी कि 7% है, और पाकिस्तान में जो है वह 93% है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो भारत में कितना है, भारत और तिब्बत दोनों मिलाकर के कितने हैं, तो 7% है, और पाकिस्तान में 93% है। क्लियर बातें। और इसीलिए यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इसका जल होता है वो प्रभावित होता है, इसीलिए यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पाकिस्तान की यह सबसे लंबी नदी है, और इसे ही पाकिस्तान यानी जो आपकी कह सकते हैं कि सिंधु नदी है, इसे ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, भारत में किसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है, तो गंगा नदी को। पाकिस्तान में किसको प्राप्त है, तो वह सिंधु नदी को प्राप्त है। क्लियर बात है यहाँ तक, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यह बहती है, और इसका पूरा भाग अगर बात करें पूरे भाग का, तो 93% भाग कहाँ पे, पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पे आपके एक प्रश्न आप लोगों से पूछा भी जाता है, कई बार पूछता भी है कि जो पाकिस्तान की जीवन रेखा उसे किसे कहते हैं, किस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं, तो सिंधु नदी को हुई पाकिस्तान की जीवन रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा सिंधु नदी है, ठीक है, वो भारत में क्या करता है कि गिलगिट एक स्थान है। ठीक है, भारत में गिलगिट एक स्थान है, ध्यान देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि मानसरोवर झील से निकलता है, और भारत में एक स्थान है गिलगिट। ठीक, और गिलगिट से ही ये आप देख रहे होंगे गिलगिट, और ये गिलगिट जो आपका है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे आपका, जम्मू एंड कश्मीर में आपका है, और जम्मू कश्मीर में ये प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कि मानसरोवर से निकलती है और जम्मू कश्मीर में यह क्या करती है, प्रवेश करती है। और जहां से यह प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर जैसे प्रवेश करती है, तो वहां पे वह एक सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। क्या बनाती है, एक गार्ज बनाती है। गार्ज मतलब कि आपका मानसरोवर झील से निकलती है और गिलगिट यानी जम्मू कश्मीर प्रवेश करती है, तो वहां पे एक गड्ढा बनाती है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है। ठीक है, अगर हम बात करें, प्रश्न पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा या फिर खाई कहाँ पे है, तो वह आपका गिलगिट जम्मू कश्मीर में। और ये कौन सी नदी बनाती है, तो सिंधु नदी बनाती है। ठीक है, और मतलब इसका निर्माण ही किसके द्वारा होता है, सिंधु नदी के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करें, तो सिंधु नदी जो है ना, इसका बहुत ज्यादा अगर हम इतिहास में और भी चले जाएं, तो इतिहास में यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, और जो हमारी सिंधु नदी है, इसका जिक्र अगर हम बात करें, अगर कोई भी अगर हम नदी की बात करें, यह एक ऐसी नदी है जिसका जिक्र जो है वह ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, किसमें हुआ है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज्यादा बार किया गया है। अगर प्रश्न हमसे पूछे कि किसी भी वेद में, चाहे कोई भी वेद है, उसमें सबसे ज्यादा जो जिक्र किया गया वह किस नदी किया गया है, तो वह सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, और कितनी बार किया गया है, तो यह आपका किया गया है लगभग 176 बार किया गया है। ठीक है, यानी 176 टाइम सिंधु नदी के बारे में उसका जिक्र किया गया। वहां पे सिंधु नदी का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि केवल सिंधु का जिक्र किया गया। ध्यान दीजिएगा, सर जी, केवल सिंधु का जिक्र। हाँ बताइए। हाँ सर दो नदियां मिलकर ना गाज का निर्माण करती हैं। हाँ, बिल्कुल करती हैं, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको पहले एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, जो आपका नदी है, आपका यहाँ पे सिंधु नदी, इसमें आपका अगर बात करें कि जो हमारी ऋग्वैदिक है, ऋग्वेद में यानी कि सिंधु नाम से ये जानी जाती हैं, और ये कितनी बार वहां पे जिक्र किया गया है, तो 176 टाइम इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये तो इतिहास की बात होगी, और जब इतिहास में आपके सर पढ़ाएंगे इसके बारे में, तब वहां से आपका यहाँ पे वो बताएंगे। ठीक है, अब बताइए, आपका मैं फिगर इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ क्योंकि यह आपका जो फिगर है, यह क्यों यहाँ पे मायने रखता है। इसके पहले मैं इसके फिगर को बताने से पहले आप लोगों को कुछ इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, इसके जो अपवाह तंत्र कह सकते हैं या फिर इसके तंत्र कह सकते हैं, वो कुल 6 नदियां हैं। ठीक है, कितनी है, सिंधु ये हो गई आपकी। ठीक, अब इसकी 5 इसको कह सकते हैं कि 5 इसके अपवाह तंत्र होते हैं। ठीक है, पहला जो आपका रहता है वह आपका है झेलम है। ठीक है, क्या आपका, झेलम। सेकंड जो आपका है वह चिनाब है।
जो आप सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं यहाँ है, बल्कि आपका केवल सिंधु है। और सिंधु कितनी यहाँ पे नदियां इसकी हैं, यानी कि सहायक नदियां, तो 5 सहायक नदियां हैं, जिनमें पहला आपका झेलम हो गया, दूसरा चिनाब हो गया, तीसरा आपका यहाँ पे आपका रावी हो गया, ठीक है, चौथा जो हो गया आपका व्यास हो गया, और पांचवा जो है सतलज, ठीक है, क्या है आपका सतलज। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये सब जो फिगर आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए इंडिया है और ये आपका पाकिस्तान, ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान। तो इसमें आपका ये विवाद चला है, ठीक है, क्या चला है, यह विवाद चल रहा था। और किस लिए विवाद चल रहा था, इनके पानी को लेकर, यानी कि इनके जल को लेकर के, क्योंकि सिंधु जो नदी है इसके अपवाह तंत्र 5 है, और एक खुद इसको मिला दिया है, कुल 6 होते हैं, ठीक है, कुल 6 होते हैं नदियां, कुल 6 प्रकार की नदियां हो गई। और इन्हीं और वह नाम क्या है आपका है, तो वह आपका नाम है पंचनद, ठीक है, मतलब क्या होता है, 5 नदियों का समूह, यही होता है ना पंचनद। और ये 5 नदियां कौन कौन सी आपकी हैं, तो ये 5 नदियां आपकी हैं, जो आपकी हो गई पहली चिनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गया और सतलज हो गया, ये 5 नदियां। और ये 5 नदियां कहाँ पे होती हैं, तो ये पंजाब में। अकेले अकेले हमारा पंजाब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का भी पंजाब इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसी नदी को लेकर, इन्हीं 5 नदियों को, 5 नदी ये हो गए, और प्लस एक आपका स्वयं सिंधु, यानी कि कुल 6 नदियों को लेकर विवाद था। और किस पर विवाद था, आपका जल को लेकर विवाद था, ठीक है। और यह विवाद लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 10 साल तक यह विवाद चला था, 10 वर्ष तक यह विवाद चला था। और हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था, यह जो सिंधु नदी है, यह हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। क्यों चर्चा का विषय बना हुआ था इसके बारे में, 10 वर्ष का, तो यह सिंधु का था। अभी देखिए सिंधु में मैंने आपको बताया था कि कुल 6 नदियां हैं, तो हम 6 नदियों को 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। पहला भाग हम लोग इसको बांटेंगे सिंधु झेलम, सिंधु झेलम, और तीसरा जो हमारा हो गया व्यास, ठीक है। अब यहाँ ये 3 जो नदियां हैं ना, इसमें ये कहा गया था कि सिंधु झेलम और आपका व्यास, इन तीनों ही नदियों का जो पानी होगा उसका 80% जो होगा, ठीक है, 80% जो होगा वह कौन यूज करेगा, तो वह आपका पाकिस्तान यूज करेगा। समझ गए आप लोग, कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। और इस तीनों का जो 20% पानी है, यानी कि जल है, वाटर है, वह कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा, ठीक है, कौन यूज करेगा, भारत। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्हीं तीनों नदियों पर आपका विवाद था, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, 3 नदियों के बारे में मैंने बताया, अब तीसरी नदी के बारे में मैं पुनः बताने वाला हूं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 3 नदियां सिंधु झेलम और ब्यास, इन तीनों ही नदियों का जो 80% पानी वो पाकिस्तान में जाता है, और 20% पानी जो है वो भारत के पास आता है। अब यहाँ पे जो चौथी नदी आपका है वह आपका रावी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है सतलज, फिर इसके बाद आपका आता है व्यास, ठीक है। तो ये जो 3 आपकी नदियां हैं, ठीक है, यहां पर 3 नदियां जो हैं, रावी, सतलज और व्यास, इन तीनों ही नदियों का जो पूरा का पूरा जो पानी होगा, यानी कि जल होगा, वह 100% कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा, ठीक है। तो इन 3 नदियों के ऊपर कोई भी विवाद नहीं था, रावी, सतलज और ब्यास पे कोई भी विवाद नहीं था। विवाद किस पर था आपका, सिंधु झेलम और चिनाब नदियों पर था। और उसी में कहा गया था, और ये का मतलब एक समझौता हुआ था। कब समझौता हुआ था आपका, तो वह समझौता हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960 में हुआ था। और ये किसके द्वारा समझौता कराया गया था, तो यह विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका समझौता कराया गया था, ठीक है। और ये समझौता किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। और अधिकतर करके प्रश्न आप लोगों से पूछ देता है कि उस जब सिंधु जो नदी है या जल है उसका समझौता हुआ था, संधि हुई थी, तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बता हुआ था, यह कब हुआ था आपका, तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और किसके बीच में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। अयूब खान उस समय के पीएम थे, कहाँ के, पाकिस्तान के पीएम थे, ठीक है। और इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि 6 नदियों के पानी जो है उसको बंटवारा किया गया था। और मैंने अभी आपको बताया कि 6 नदियों में 3 जो नदियां हैं उसका पूरा जो पानी है वह किसके पास आएगा, तो भारत के पास। कौन कौन सी नदियां आपकी हैं, तो रावी हो गया, और तीसरा जो आपका है वह ब्यास। ये तीनों ही नदियों का जो पानी है वह पूरी तरह से भारत के कब्जे में रहेगा। और अन्य जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों को जो पानी होगा वह उसमें बंटवारा किया गया था, 80% पाकिस्तान और 20% भारत के पास रहेगा। जो आपकी नदियां हैं इसमें आपका पुराने नाम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर झेलम, ठीक है, तो झेलम का जो कह सकते हैं पुराना या फिर प्राचीन जो नाम है वह वितस्ता है, ठीक है, क्या आपका
वितस्ता है। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो हमारा है चिनाब, तो चिनाब का जो है उसका पुराना नाम क्या है आपका, अस्किनी नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका, अस्किनी। और यहाँ पे इसका एक और नाम है अस्किनी के अलावा, चंद्रभागा। ठीक है, क्या नाम है इसका, चंद्रभागा नाम है। और यह आपका पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, चंद्रभागा। और यहाँ पे अगला जो हमारा आपका आता है वह रावी है। ठीक है, क्या आपका, रावी। तो रावी का जो पुराना नाम है, ठीक है, उसको हम लोग इरावती के नाम से जानते हैं या फिर पुरुषणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुरुषणी इस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर अगर पूछे भी जाते हैं तो ये प्रश्न आपको जरूर याद रखिएगा। ये सारे जो कह सकते हैं फैक्चुअल चीजें हैं। और अगर हम बात करें सतलज की, ठीक है, तो सतलज की जो यहाँ पे पुराना नाम है उसका नाम है आपका सतुद्री, या क्या नाम है आप इसका, सतुद्री। ठीक है, और इसका एक और नाम है सतुद्री के अलावा सतदूर नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका, सतदूर। ठीक, और इसके बाद जो हमारा बचता है आखिर होगा व्यास नदी। ठीक है, तो व्यास का जो हमारा नाम है पुराना, ध्यान रखिएगा, विपाशा नाम है। ठीक है, क्या नाम है, विपाशा नहीं बल्कि विपाशा नाम है। ठीक है, क्या नाम है, विपाशा। यानी कि यहाँ पर कुल 5 जो सहायक नदियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उनका मैंने बता दिया। झेलम को वितस्ता के नाम से जानते हैं, चिनाब को हम लोग अस्किनी या फिर चंद्रभागा के नाम से, रावी को हम लोग पुरुषनी या फिर इरावती के नाम से, सतलज को हम लोग सतुद्री या फिर सतदुर के नाम से, व्यास को हम लोग विपाशा या फिर यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं उसको आर्गिकिया के नाम से। ठीक है, आर्गिकिया जो है वह यूरोप के लोग बोलते थे व्यास नदी को। ठीक है, विपाशा और आर्गिकिया, आर्गिकिया कौन बोलते थे आपके, यहाँ पर यूरोप के लोग बोलते थे। यहाँ तक क्लियर सभी को। जो आते हैं वह है आपका सिंधु नदी जो तंत्र है, यानी कि सिंधु जो सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बाद सहायक नदियों के बारे में नहीं पूछता है। एक दो फैक्चुअल जो चीजें होती है वही पूछता है, तो मैं उन्हीं चीजों को बताऊंगा जो आप लोग के एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, देखिए ये आपका जो पहला है झेलम नदी है। ठीक है, ये आपका झेलम नदी। अगर बात करें झेलम नदी का प्राचीन नाम अभी बताया मैंने। ठीक है, क्या बताया मैंने, वितस्ता, किसको नाम से जानते हैं। और अगर बात करिए कहां से निकलती है, ठीक है, जो वितस्ता नदी है ये कहां, सॉरी, यहाँ पे जो झेलम नदी है जिसको हम लोग वितस्ता के भी नाम से जानते हैं, ये कहां से निकलती है, तो यह कश्मीर के पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है आपका, तो पीर पंजाल के पहाड़ियों से निकलती है, पीर पंजाल के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अक्सर करके आपसे यही पूछा जाता है कि जो झेलम नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। ठीक है, और इससे संबंधित आपका एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कई बार, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं वनडे एग्जामिनेशन, उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि झेलम नदी के किनारे कौन सा प्रदेश स्थित है। ठीक है, कौन सा प्रदेश स्थित है, तो आपको यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ दे कि कौन सा प्रदेश स्थित है, तो आपका श्रीनगर है। ठीक है, कौन सा आपका बताना चाहूंगा, जो आपका झेलम नदी है यह बहुत खास है, क्योंकि यह जो है भारत और पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी कार्य करती है। ठीक है, यह जो आपका है वह पाकिस्तान और भारत में के बीच में क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का कार्य भी करती है। यानी अगर प्रश्न पूछे कि वह कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी कार्य करती है, यानी कि उसके रूप में जाना जाता है, तो झेलम नदी को हम लोग जानते हैं। यहाँ चिनाब नदी, ठीक है, क्या है आपका है, चिनाब नदी का जो हम लोग का है चिनाब नदी। इस तस्वीर को देखिए और आप लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या ऐसा आप लोग देखने वाले आते हैं उनके लिए स्पेशली इसको तैयार किया गया है, क्योंकि इसके नीचे से बादल जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे इसके नीचे से बादल जा रहा है। और जो हमारा ये ट्रेन का पटरी है ना, इसके ऊपर से आप लोग का यह हमारे प्योर, इसमें कोई विदेशी इंजीनियर कार्य नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है इस चिनाब नदी का, सबसे बड़ी बात है कि इस पर जो पटरी बनाया जाता है, ट्रेन का बनाया जा रहा है पुल, इस पर कोई भी विदेशी कार्य नहीं कर रहा है। इस पे हाँ विदेशी कंपनियों के द्वारा सामानों का निर्यात आयात निर्यात किया जा रहा है, लेकिन इसमें पूरी तरह से 100% जो कार्य किया जा रहा है वह हमारे भारतीय इंजीनियरों के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। ठीक है, प्रदेश में यह 12 लाचा दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है, 12 लाचा एक दर्रा है, वहीं से इसका यहाँ पे कह सकते हैं कि निकलती है। ठीक है, और यह क्या करती है कि हिमाचल प्रदेश की जो 12 लाचा दर्रा है वहां से यह दो भागों में कट जाती है। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में कट जाती है। और हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है इसको चिनाब नहीं बोला जाता है, बल्कि इसको चंद्रभागा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है,
चंद्रभागा बोला जाता है वहां पे हिमाचल प्रदेश में, या फिर चंद्रा एवं भागा बोला जाता है। ठीक है, चंद्रा एवं भागा के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, चिनाब नदी को वहां पे जाना जाता है। ठीक है, और यह क्या करती है, जब यह जम्मू कश्मीर में जाती है तो इसको चिनाब बोलते हैं, जब यह जम्मू कश्मीर में जाती है तब इसको चिनाब बोलते हैं। अगर ये आपका हिमाचल प्रदेश में है तब इसको हम लोग चंद्रभागा या फिर चंद्रा एवं भागा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी नदी पर, ठीक है, इसी नदी पर एक और बांध बनाया जा रहा है, एक बांध बनाया जा रहा है, मतलब बांध है, उसका नाम है आपका बगली हर। ठीक है, बगली, सॉरी एक मिनट, हाँ, बगली हर बांध। इसी बांध पर क्या है, विवाद चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में बगली हर बांध के पर क्या हो रहा है, विवाद चल रहा है। और ये बगली हर बांध जो है वो कहाँ पे आपका है, तो वह आपका चिनाब नदी पर है। क्लियर बात यहाँ तक। ध्यान रखिएगा कि इसका जो आधा भाग है, चिनाब नदी का जो आधा भाग है वह पाकिस्तान में है, और आधा भाग जो है वह हमारे देश में है, यानी कि भारत में है। ठीक है, और इसका अगर हम स्रोत की बात करें, अभी मैंने आपको इसका स्रोत भी बताया था कि इसका स्रोत क्या है आपका है, तो बारह लाला दर्रा है, या फिर एक दूसरे नाम से भी हम इसको जानते हैं, और वह दर्रा क्या नाम है उसका, बारह लाचा। बारह लाचा बोलिए या फिर बारह लाला बोलिए, दोनों इसको हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, बारह लाचा जो है, बारह लाचा, यह हम लोग भारत में बोलते हैं इस नाम से, और पाकिस्तान में इसको बारह लाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बारह लाला वहां पे जब बताया जाता है तो बारह लाला के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसको बारह लाचा के नाम से जानता है। तो एक ही चीज के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई की तो यह 960 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 960 किलोमीटर यह फैला हुआ है, लगभग लगभग, ये मतलब एक्यूरेट नहीं है, बल्कि केवल और केवल मतलब कह सकते हैं कि एक नियर अबाउट में कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। यहाँ देखिए आपका व्यास नदी है। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग व्यास नदी के बारे में क्लियरली। ठीक है, व्यास नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है आपका, मैंने अभी बताया, इसका पुराना नाम विपाशा नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका, विपाशा नाम है। और अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थल आपका हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है, रोहतांग दर्रे से है। ठीक है, क्लियर की बात है सभी को, कहां से आपका, रोहतांग दर्रे से आपका। चलिए एक बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, जो व्यास नदी है, ठीक है, उसे कहते हैं ऐसा प्राकृतिक रास्ता। दर्रे का होता है एक रास्ता होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये प्राकृतिक रास्ता आपका है। ठीक है, और ये रास्ता क्या कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका प्रिंस नगर है। ठीक है, क्या आपका है, प्रिंस नगर है। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या है, रानीपुर है। ठीक है, क्या है आपका, रानीपुर। जब यह प्रिंस नगर और रानीपुर को मिलाएगा तो उसी को, ये जो रास्ता प्राकृतिक रास्ता होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। और ये दर्रा क्या होगा, जो आपका जल के द्वारा आता है। समझ गए आप लोग, यानी कि वह जल का मार्ग जो दो शहरों को, दो देशों को, या फिर दो महानगरों को मिलाता है, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। चाहेंगे कि यह जो व्यास नदी है, यह, इस पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि बताइए कि सिंधु की एकमात्र वह कौन सी सहायक नदी है जो भारत से प्रारंभ होकर के भारत में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, भारत से प्रारंभ होकर के भारत में ही समाप्त होती है, यानी कि इसका उद्गम जो होता है, ठीक है, यानी यह निकलती भी भारत से है और यह समाप्त भी कहां से होती है, भारत में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि व्यास नदी एक अलौती ऐसी नदी है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो कि भारत से ही निकलती है और भारत में आकर के समाप्त भी हो जाती है। हमारा है वो आपका क्या है कि रावी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम परसुड़ी है, और यह कहां से इसका उद्गम होता है, तो यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ही चंबा जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट हम लोग की आती है सहायक नदी, वह आती है आप सतलज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग की अगर प्रश्न आप लोगों से पूछे कि सतलज नदी, इसको हम लोग सतलुज नदी के नाम से भी जानते हैं, इसका प्राचीन नाम या फिर इसे कह सकते हैं पौराणिक नाम क्या है। ठीक है, क्या नाम है, पौराणिक नाम। तो इसको मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सतुर्दी या फिर सतुर्दी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। अब दूसरी चीज इसके बारे में जान लीजिए कि यह जो है
अगर हम बात करें इसकी लंबाई के बारे में, तो यह पंजाब में बहने वाली जो 5 नदियां हैं, ठीक है, अभी 5 नदियां इसमें हैं, तो 5 नदियों में सबसे लंबी नदी यही है, ठीक है, सबसे लंबी जो नदी है 5 नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। समझ गए आप लोग। और अगर बात करें यहाँ पे इसकी कुल ऊंचाई के बारे में, ठीक है, पहले लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है वह आपका 1500 किलोमीटर है, ठीक है, कितना आपका 1500 किलोमीटर। और अगर बात करें जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, यानी कितनी ऊंचाई तक यह आपका कहती है जाती है, तो यह आपका है 4575 मीटर, ठीक है, 4575 मीटर आपका है। अब इसके बारे में एक और चीज यहाँ पे सबसे जरूरी जो आप लोगों के लिए है वह जानना क्या है कि यह जो आपकी है, ठीक है, यह राकस झील से, ठीक है, राकस झील से तिब्बत से निकल कर सिपकला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। समझ गए। यानी कि राकस झील है, मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाता हूं उसके बारे में, फिर आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका जो सतलज नदी है ये कहां से निकलती है आपका यहाँ पे, ये देखिए आपका राकस ताल झील, ठीक है। तो यह राकस ताल झील या फिर राकस झील या फिर इसको हम लोग पाकिस्तान के जो लोग बोलते हैं इसको राक्षस झील के नाम से जानते हैं, ठीक है, राक्षस झील के नाम से पाकिस्तानी लोग इसको बोलते हैं। समझ गए। जिसका 2-3 नाम है, एक राकस ताल झील है, एक राक्षस झील है, सॉरी राक्षस नदी, और तीसरा जो आपका है वह राकस झील है, ठीक है। तो यह राकस झील कहाँ पे है, तो आपका तिब्बत से निकल करके सिपकला के जो दर्रे हैं, ठीक है, सिपकला के जो दर्रे हैं वहां से मध्य प्रदेश सॉरी हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से पंजाब में जाकर के यह प्रवेश करते हैं, यानी कि इसका मेन जो आपका है वह कहां में प्रवेश करता है, तो यह पंजाब में प्रवेश करता है। समझ गए आप लोग। चलिए अब मैं आप लोग को तस्वीर को दिखाता हूं और उसके बारे में साझा करता हूं कुछ और चीजें, जो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है, ठीक है, सबसे गुरुत्वाकर्षण, ठीक, गुरुत्वाकर्षण वाला जो बांध है वह कौन सा बांध है आपका, भाखड़ा नागल बांध। ये आप लोग देख रहे होंगे भाखड़ा नागल बांध यही है। और यह जो भाखड़ा नागल बांध है यह आपका किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी पे। आपका कई बार प्रश्न पूछा होगा, कई प्रश्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है, तो वह सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका उद्गम मैंने बता दिया आप लोगों को कहाँ से होता है, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसको ये तिब्बत में इसको हम लोग लोकचेन खंबाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तिब्बत में जो आपका यह है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लोग चेन खंबाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चल अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको जो भाखड़ा नागल बांध है इसको एक और नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर बांध, ठीक है। क्या नाम है, गोविंद सागर बांध इसको बोलते हैं, ठीक है। बोलना चाहूंगा इसके बारे में, तो इसका अगर संगम की बात करें, यानी कि जो ब्यास और सतलज का संगम होता है उसको हम लोग हरी कहते हैं। अभी जो उन्होंने ब्यास और जो सतलज है, ठीक है, सतलज है, इसके संगम का जो स्थान होता है, यानी कि जो स्थान है, प्लेस है, उसको हम लोग हरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट क्या है, सतलज, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक मैंने आपको चीज बताया था, क्या कि जो ब्यास और सतलज है, ब्यास और सतलज, ठीक है, इसमें जो संगम होता है, हरी नाम एक है, उस स्थान पे इसका संगम होता है। तो इन दोनों नदियों को जहां संगम होता है ना, वहीं से एक नहर निकलती है, ठीक है, क्या कहती है, एक नहर निकलती है। और उसी नहर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। यानी कि ब्यास और सतलज जहां पर मिलती हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पर कौन है, हरी है, यानी हरी जो पंजाब है, यहीं से एक नहर निकलती है और उस नहर का नाम है आपका इंदिरा गांधी नहर नाम है। समझ गए आप लोग। चलिए मैं आप लोगों से और यहाँ को बता दें कि मैंने अभी बताया आप लोगों की इंदिरा गांधी नहर जो है आपका यहां से निकलती है, तो यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है, ठीक है। सबसे बड़ी सिंचाई की जो नहर है आपकी कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, सिंचाई वाली नहर, ठीक।
इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कुछ और भी चीजें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है कि सतलज की अगर हम बात करें मुख्य सहायक नदी, क्योंकि सतलज से सब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो सतलज की जो मुख्य सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी, वह कौन सी नदी आपकी है? तो वह आपकी है स्पीति नदी है। ठीक है, क्या आपका स्पीति नदी आपकी है। ठीक है,